उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं और यह समय है उन उपलब्धियों पर विचार करने का जो इस सरकार ने राज्य में हासिल की है। धामी सरकार ने 2.0 ने न केवल राज्य की राजनीति में स्थिरता लाई है बल्कि विकास की गति को भी तेज किया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी हुई है जिनका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना था। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जहां बुनियादी ढांचे का विकास चुनौतीपूर्ण होता है, मुख्यमंत्री धामी ने स्मार्ट सिटी योजनाओं, सड़कों की मरम्मत और नेटवर्क विस्तार पर जोर दिया है, जिससे राज्य के दूरदराज के इलाकों तक विकास की किरण पहुंची है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि धामी सरकार के वो सारे अहम फैसले जो उन्होंने इस कार्यकाल में लेकर इतिहास रच दिया। 3 साल की उनकी उपलब्धियां: सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया, लव जिहाद पर रोक लगाई गई और धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता रही। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया और उद्योगों के लिए 30 से ज्यादा विभागों में नई नीति लाई गई। तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। बीजेपी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी बीच देहरादून में भी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। यह पीड़ा वही विद्यार्थी महसूस कर सकता है जिसने बरसों की मेहनत के बावजूद सिर्फ नकल माफियाओं की वजह से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमने युवाओं की इस वेदना को समझा और राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई और अब पूरी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है, जिसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक भी मामले में कोई मामला न्यायालय में नहीं गया, कहीं कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई और आज गरीब माता पिता को भी, उनके बेटे बेटियों को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अगर वो मेहनत करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उसकी तैयारियां करेंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपनी अच्छी तैयारी करेंगे तो उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनको न्याय मिलेगा और उनका परीक्षा में चयन होगा। भाइयों बहनों, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, मैं और खजानदास जी जौनपुर के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर मुझे खुशी हुई जब पीसीएस परीक्षा का परिणाम उस समय निकला था 2024 का, और टेरी जनपद हो या कोई जनपद हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से आज ये पीसीएस परीक्षा में, तहसीलदार या एसटीएम की परीक्षा में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों का चयन ना हो रहा हो। हर जनपद के बच्चे उसमें चयनित हो रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा पहले जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था, आज उन्हीं बच्चों का, उन्हीं परीक्षार्थियों का, उन्हीं गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक परीक्षा के साथ साथ 3, 4 और कुछ एक का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बार वो स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी नौकरी में जाए। और सच बताऊं, मैं आप सबके समक्ष आज मुझे कहने में बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है
कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया, बहुत सारे माता पिता अभिभावक जब मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं तो आत्मिक रूप से खुशी होती है कि जिन लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमको सौंपा था, वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हमने विधानसभा का सत्र जो आयोजित हुआ था उसमें एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जो हमारी देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू माफियाओं से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में आती है और फिर 5 वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब हम 2022 में जारी अपने दृष्टिपत्र के करीब 70% से अधिक वादों को मात्र 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में धरातल में उतारने में सफल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को दूसरी बार अपार जन समर्थन दिया और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में ऐतिहासिक विजय राज्य में दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में तो मैं अपने भाई सौरभ थपलियाल जी को आप सबने ऐतिहासिक विजय दिलाकर फिर से यह बता दिया कि देहरादून की देशभक्त जनता हमेशा राष्ट्रवादी दलों का, विकास की सोच करने वालों का ही समर्थन करती है। इसके लिए मैं देहरादून वासियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय 1,05,000 मतों से, भारी अंतर से, 1,05,000 वोट तो कई बार मिलते भी नहीं है, जितना अंतर से यहां की जनता ने भाई सौरभ को जिताया। भाइयों बहनों, और लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है, पूरा मेयर ही नहीं बोर्ड भी चुना है। भाइयों बहनों, हमारा कार्यकाल ऐसे कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां एक और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया, वहीं G20 की बैठकों सहित अभी हाल ही में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन बहुत ही कम समय में करके दिखला दिया कि उत्तराखंड किसी भी मामले में अन्य बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। भाइयों बहनों, हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजना देहरादून में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। वहीं हर्रावाला में 300 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम देहरादून में प्रदूषण को कम करने हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ साथ 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि देहरादून एक ऐसा आधुनिक शहर बने जो देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करे। मुझे प्रसन्नता है आज यहां देहरादून जनपद की
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज ईश्वर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के हमारे ऐसे विद्यार्थी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएं। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाइयों बहनों, आप सभी ने हमेशा मुझे और हमारी सरकार को अपना असीम प्यार और समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद और समर्थन आप देते रहेंगे। आप हमेशा हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ इसी प्रकार दिन रात काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम राज्यवासियों से अपेक्षा की थी कि किस प्रकार से यहां पर हमारी शीतकालीन यात्रा, हमारे डेस्टिनेशन पूरे देश दुनिया के समक्ष आए। उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वह बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से उनका हम भी प्रोत्साहन करेंगे। राज्य की सरकार, राज्यवासी उनका प्रोत्साहन करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने